अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम आमिर बिलाल है। आज हम बात करेंगे कि फैटफ के हवाले से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कह लें और पाकिस्तान के हक़ में कौन कौन सी आवाज़ें हैं और कौन कौन से वो मुल्क हैं जो पाकिस्तान के साथ खड़े आपको नज़र आ रहे हैं। आज सुबह जब उठे तो पता चला कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ वो दोस्त जो कि हमेशा से पाकिस्तान के साथ रहा, उसने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ वोट दे दिया। फैटफ की जो प्लान जी एक कमीशन जो बैठना था जिसमें ये फैसला करना था कि पाकिस्तान ने ग्रे लिस्ट में रहना है या उसने ब्लैक लिस्ट में जाना है या फिर ग्रे लिस्ट से वो निकलेगा। तो इस हवाले से खबरें आई कि सऊदी अरब की जानिब से पाकिस्तान के अगेंस्ट वोट दिया गया है कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा जाए और ब्लैक लिस्ट में शामिल किया जाए। इस हवाले से इंडिया की जानिब से बहुत बड़ी लॉबिंग की जा रही है और इंडिया के एक तरफ तो वो लॉबिंग कर रहा है और दूसरी जानिब उसकी जानिब से फिफ्थ जनरेशन वॉर के टूल के तौर पे सोशल मीडिया के ऊपर एक प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया है जिसमें इस तरह का माहौल बनाया गया है जिससे लगता है कि पाकिस्तान में एक मरतबा फिर से क्यास की सूरत हाल पैदा हो रही है। और अगर जुमेरात और बुध के सोशल मीडिया की अगर आप पोस्ट देखें भारत के सोशल मीडिया की तो उसमें आपको नज़र आएगा कि मुख्तलिफ तरीके से उन वाक़यात को जिनका बिल्कुल ताल्लुक़ नहीं है टेररिज्म के साथ उनको आपस में जोड़ा गया और इस तरह की न्यूज़ दी गई, इस तरह का एक प्रोपेगेंडा किया गया जिसमें इस तरह शो किया गया जैसे पाकिस्तान में सिविल वॉर जो है वो शुरू हो चुकी है। इसकी छोटी सी मिसाल दूंगा कि कराची में एक बिल्डिंग के अंदर सिलेंडर धमाका होता है, उसमें कैजुअलिटीज़ होती हैं और बिल्डिंग जो है उसको मखदूश करार दे के उसको खाली करवा लिया जाता है। दूसरी जानिब सिंध जो पुलिस है उस हवाले से जो भी कैप्टन रिटायर्ड सफदर अवान की कंट्रोवर्सीज़ को लेके जो उसने वहाँ पर नारेबाजी की थी और ये सारे मामले को लेके सिंध हुकूमत की जानिब से जो रेजिग्नेशन दिया गया और सिंध हुकूमत के जो ऑफिसर्स थे उनकी जानिब से जो छुट्टी की दरख्वास्तें दी गई, तो इसको कंपाइल किया गया और इस तरह रिपोर्ट किया गया जी आपस में सिंध हुकूमत के और जो आर्मी है आपस में उनके क्लैशेस शुरू हो चुके हैं जिसमें तकरीबन 10 जो हैं सिंध के जो जवान हैं उनकी डेथ हो चुकी है और 2-3 जो है उन्होंने फौजी जो हमारे थे उनको भी शहीद करवा दिया और साथ में उन्होंने बोला कि जी कराची में इस वक्त बहुत ही मखदूश सूरत हाल पैदा हो गई है। और अगर बुध के दिन की बात करें तो बुध के दिन बलूचिस्तान में एक दो जगह पे कार्रवाई जो है हमें देखने में आई जिसमें भारी मिकदार में असलहा बरामद किया गया, तो जिससे पता लगता है कि जैसे बुध जुमेरात और जुमे का ये जो दिन है ये इंतहाई अहमियत का हामिल है क्योंकि इसी दिन में फैटफ की जो प्लान जी कमीशन है उसकी जानिब से वोटिंग की करवाई जानी थी और इस हवाले से फैसला किया जाना था। तो भारत की जानिब से 2018 में जब पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में जाता है तो तब भी भारत की जानिब से लॉबिंग की गई और उस वक्त आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान के हालात भी ख़राब थे और पाकिस्तान उस तरह से इन चीज़ों को डिफेंड नहीं कर पाया था जिस तरह उसको करना चाहिए और साथ में उस वक्त यूके यूएस की भी सपोर्ट भारत के साथ मौजूद थी जिसकी वजह से 2018 में पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में चला जाता है। तो ये जो खबर आपको बताई कि बुध वाले दिन और जुमेरात की सुबह को ये खबर चलती है कि सऊदी अरब की जानिब से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ वोट दिया गया है और इस हवाले से पाकिस्तान के सीनियर तज्ज़ियाकार कह लें और काफ़ी सहाफ़ी भी थे जिनकी जानिब से इसको ब्रेक किया गया, लेकिन फ़ॉरेन ऑफिस की जानिब से जाहिद हफीज़ साहब जो हैं उनकी जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, उनकी जानिब से इसको डिनाई किया गया कि ऐसी किसी भी खबर में सदाकत नहीं है। इस हवाले से क्लैरिफिकेशन आ गई, लेकिन ये देखना होगा कि क्या सऊदी अरब पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालने के लिए क्या इसमें मदद करेगा या नहीं करेगा। इससे पहले जितने भी मौके आए तो सऊदी अरब की जानिब से पाकिस्तान के हक में वोटिंग की गई, लेकिन अब ये देखना होगा कि क्या पाकिस्तान की वो सपोर्ट करता है या नहीं करता। अब बात करती हैं कि ग्रे लिस्ट एक्चुअली है क्या। ग्रे लिस्ट वो एक कह लें कि यूएन की एक जो फैटफ एक इदारा है जो कि तमाम ममालिक का जो कि इसके मेंबर्स हैं उनकी फाइनेंसिंग, टेरर फाइनेंसिंग
اور اس حوالے سے جو ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں اکراس دا کنٹری اور اکراس دا گلوب ان کو مانیٹر کرتا ہے اور ان کی ٹرانسپیریسی کو مزید بہتر بنانے کے لیے اس کے حوالے سے ریکمنڈیشنز دیتا ہے، اقدامات کرتا ہے، اور اگر کوئی ملک اس کے اوپر عمل درآمد نہیں کر پاتا تو اس کے اوپر سینکشنز بھی لگاتا ہے۔ تو اس کے تقریباً 39 اس کے ٹوٹل ممبرز ہیں، اور اس کے جتنے بھی ممبرز ہیں ان کو ان رولز کے مطابق چلنا پڑتا ہے، اور یو این اس کو ہیڈ کرتا ہے، کہہ لیں کہ اس کا ایک ذیلی قسم کا ادارہ ہے جو کہ ان تمام چیزوں کو دیکھتا ہے۔ اب بات کریں کہ پاکستان کے ساتھ مسئلہ کیا ہوا۔ 2018 میں جب پاکستان کو گرے لسٹ میں شامل کیا گیا تو اس وقت ریکمنڈیشنز دی گئیں فیٹف کی جانب سے، اور وہ 40 ریکمنڈیشنز تھی جس میں کہا گیا کہ آپ نے ان چیزوں کے اوپر کام کرنا ہے، اپنے رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں ان کو بہتر کرنا ہے، اپنے قوانین کو ٹائٹ کریں، ان کو بہتر کریں، اور جہاں پر قوانین بنانے کی ضرورت ہے وہاں پر قانون سازی بھی کریں۔ تو 27 کے قریب وہ پوائنٹس تھے جس کے اوپر فیٹف کی جانب سے پاکستان کو بولا گیا کہ آپ نے ان کے اوپر کام کرنا ہے۔ اب اگر پوائنٹس کی بات کریں تو پاکستان کی صورتحال اس طرح کی نظر نہیں آتی کہ پاکستان گرے لسٹ سے اس مرتبہ نکل سکے گا۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ 27 میں سے 2 پوائنٹس ایسے ہیں جس کے اوپر پاکستان نے فلی طور پر عمل کیا ہے، جبکہ اس میں آگے دیکھا جائے تو اس سے پہلے جون میں یہ جو ابھی بدھ اور جمعرات کو یہ جو اجلاس چل رہا ہے اس میں جو فیصلہ ریویو کا کرنا ہے کہ پاکستان گرے لسٹ میں رہے گا یا نہیں، یہ صرف پاکستان کی نہیں، اس میں اور بھی بہت سارے ممالک ہیں جن کے بارے میں یہ فیصلہ کیا جانا ہے، اسی وجہ سے یہ اجلاس طلب کیا گیا ہے۔ تو جون میں یہ ریویو ہونا تھا، لیکن پھر کرونا کا پینڈیمک آیا جس کی وجہ سے پاکستان کو تھوڑا سا موقع مل گیا، ٹائم مل گیا اور ریلیکسیشن مل گئی، جس کے بعد 4 مہینے کی ایک ریلیکسیشن ملی اور ڈیلے ملا، جس کے بعد ابھی جا کر یہ وہاں پر اجلاس ہوگا جس میں یہ فیصلہ کیا جائے گا۔ اب پاکستان کی جانب سے جو اس سے پہلے اپنی پیش رفت رپورٹ جمع کروائی گئی، حماد اظہر کی قیادت کر رہے تھے، اور ان کی جانب سے جو بھی کمپلائنس ایکشنز تھے پاکستان کی جانب سے، اور ان ریکمنڈیشن جو کہ 40 کے قریب ریکمنڈیشنز تھی فیٹف کی جانب سے، اس کے اوپر کتنا عمل درآمد ہوا، اس کے اوپر کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں، اس حوالے سے حماد اظہر کی جانب سے ڈیفینڈ کیا گیا تھا پاکستان کے پوائنٹ آف ویو کو، اور اس میں تقریباً 14 پوائنٹ ایسے تھے جن کے اوپر پاکستان کو لگتا تھا کہ اس نے اس کے اوپر عمل درآمد کر لیا ہے، لیکن ان میں 13 پوائنٹ ایسے تھے جن کے اوپر پاکستان نے تاحال عمل اس طرح نہیں کیا۔ اگر کچھ تھوڑا بہت کام ہوا بھی ہے لیکن وہ اتنا سیٹسفیکٹری نہیں تھا جس کی بنا پر پاکستان کو کوئی ایج مل سکتا۔ اب بات کر لیتے ہیں کہ اس میں پاکستان کے پاس کیا آپشنز ہیں، پاکستان کن کن ممالک کو استعمال کر سکتا ہے، اور کون سے ایسے ممالک ہیں جو اگر پاکستان کو سپورٹ کریں تو پاکستان گرے لسٹ سے نکل سکتا ہے۔ 39 ممبرز ہیں ٹوٹل، اس میں گرے لسٹ سے نکلنے کے لیے پاکستان کو چاہیے 12 ممبرز کی سپورٹ، اور پاکستان اتنے عرصے میں ابھی تک 12 ممالک کی سپورٹ حاصل نہیں کر سکا، اور اس سے پہلے گورنمنٹس تھیں ان کی جانب سے اس بات کے اوپر ہی خوشی کا اظہار کیا جاتا رہا کہ بس جی اللہ کا شکر ہے کہ ہم بلیک لسٹ میں نہیں جا سکے، لیکن گرے لسٹ سے نکلنے کے لیے بھی کوئی اقدامات نہیں کیے جاتے رہے۔ اس موجودہ حکومت کی جانب سے دیگر اداروں کے ساتھ مل کے جو اقدامات کیے گئے اس میں ٹیرر فائنینسنگ کے اوپر کام کیا گیا، جبکہ وہ تنظیمیں جن کو یو این یا دیگر ممالک جس میں امریکہ شامل ہے وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ٹیررسٹ آرگنائزیشنز ہیں، ان کے اوپر پابندیاں بھی عائد کی گئیں۔ یہی وجہ ہے کہ جیش محمد اور جماعت الدعوہ خاص طور پر ان پر پابندی عائد کی گئی۔ ان کے جو امیر ہیں حافظ سعید، ان کو 5.5 سال کی جو ہے قید سنائی گئی، اور ان کے جو 2 سے 3 ساتھی تھے اگست میں ان کے خلاف بھی سینکشنز بھی لگی اور ان کے خلاف سزا بھی سنائی گئی۔ ان میں جو ایک مرکزی کہہ لیں کہ ایک پاکستان میں ہیڈ کوارٹر یا ایک مدرسہ تھا جو کہ مرید کے میں ہے، ان کو جو ہیڈ کر رہے تھے عبدالسلام بھٹوی، ان کے خلاف کہ انہوں نے پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے اور جو پاکستان کی عدالت ہے اس کی جانب سے کارروائی کی گئی، جبکہ جو راولپنڈی اور اسلام آباد کا جو علاقہ تھا وہاں سے جو سارا مانیٹر کرتے تھے، جماعت الدعوہ کو کنٹرول کرتے تھے عبدالرحمن مکی، ان کے خلاف بھی کارروائی کی گئی۔ لیکن اس میں اگر دیکھا جائے تو
जिस तरह की सेटिस्फैक्ट्री किस्म की पेशरफ्त होनी चाहिए थी, या ऐसे कह लें कि जिस तरह की फेटफ डिमांड करता है उस तरह की पेशरफ्त नहीं हो सकी। सैंक्शंस लग गई, तकरीबन 1000 के करीब प्रॉपर्टीज़ जो कि जमात दावा की थी उनको फ्रीज़ कर दिया गया, जो एसेट थे उनको भी फ्रीज़ किया गया। लेकिन प्रोसिक्यूशन में और इन जो सज़ाएं हुई उनके ऊपर अमल दरामद करवाने में पाकिस्तान की जानिब से ताहाल कोई उस तरह पेशरफ्त सामने नहीं आ रही। यही वजह है कि ये वो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिनकी बिना पर पाकिस्तान के लिए ग्रे लिस्ट से निकलना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। अब बात करें कि ग्रे लिस्ट से भी हमें निकलना है और ब्लैक लिस्ट में जाने से भी बचना है, तो उसके लिए भारत बहुत कोशिश कर रहा है। यही जो हमने आगाज़ में बात की कि भारत की जानिब से इस तरह की सूरत हाल बनाई जा रही है या उसको इस तरह पोर्ट्रेट किया जा रहा है कि जैसे पाकिस्तान में एक सिविल वॉर किस्म की एक सिचुएशन पैदा हो चुकी है और पाकिस्तान में क्योस जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो ये चीज़, इस चीज़ को इस्तेमाल करके भारत लॉबिंग के ज़रिए वहाँ पर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ये डिमांड कर सकता है, बल्कि कर रहा है कि वो पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में शामिल करें। अब बात करें तो कौन से प्लेयर्स हैं जो पाकिस्तान के साथ हैं। इससे पहले जब पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में शामिल करने की बात हुई तो उस वक्त तुर्की, चाइना और मलेशिया की जानिब से पाकिस्तान को भरपूर सपोर्ट किया गया, और 3 ममालिक की सपोर्ट आपको चाहिए होती है अगर आपने ब्लैक लिस्ट में जाने से बचना है। अगर 2 ममालिक आपको सपोर्ट करते हैं, एक नहीं करता, फिर भी आप ब्लैक लिस्ट में चले जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान, इस तरह कह लें कि अभी 2 दिन पहले तुर्की की जानिब से यकीन दहानी करवाई गई है कि वो फेटफ का जो प्लान जी रिव्यू होगा उसमें पाकिस्तान को सपोर्ट करेगा। चाइना इससे पहले भी ऑलरेडी हमें सपोर्ट कर रहा है, जबकि मलेशिया की जानिब से भी अपनी सपोर्ट दी गई। तो हम कह सकते हैं कि ब्लैक लिस्ट में जाने के हवाले से हम एक सेफ साइड पर खड़े हैं, लेकिन ग्रे लिस्ट से निकलना हमारे लिए काफ़ी मुश्किल होगा, क्योंकि 12 ममालिक की सपोर्ट हासिल करना काफ़ी ट्रिकी किस्म का काम है। जबकि इसमें जब वज़ीर आज़म इमरान खान यूएस में गए और वहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप से उनकी मुलाकात हुई, तो उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कहा गया था कि मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकले। तो इसी हवाले से वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने हाल में कहा कि अब वो वक्त है, अगर यूएस चाहता है कि पाकिस्तान वहाँ से निकले तो उसके बारे में कोई एक्शन करने का अभी वक्त है। तो इस हवाले से पाकिस्तान ने डिमांड किया है, ऐसे कह लें, या रिक्वेस्ट की है यूएस से कि वो इस हवाले से लॉबिंग करने में पाकिस्तान की मदद करे, और एटलीस्ट पाकिस्तान के पास 12 ममालिक ऐसे हो जाएं जो इसको सपोर्ट करें और पाकिस्तान इससे निकल सके। लेकिन आपको बताते चलें कि ये इतना आसान नहीं, बहुत मुश्किल होगा। और जिस तरह की सूरत हाल है और जिस तरह के पाकिस्तान की इन कंप्लायंस के ऊपर जो रिपोर्ट्स पेश की जा रही हैं, उनकी जो पेशरफ्त है वो बहुत सुस्त है। हाल दो के बहुत तकरीबन 27 पॉइंट्स के ऊपर पाकिस्तान ने काम शुरू कर दिया, तो किसी के बारे में ऐलान किया गया, किसी में कानून साजी का मसला आ गया, तो किसी में जो रफ्तार थी इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करने की इन चीज़ों के ऊपर, तो वो बहुत कम थी। तो हालात को देखते हुए यही लग रहा है कि पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट में तो नहीं जाएगा, लेकिन ग्रे लिस्ट से भी निकलना उसके लिए फ़िलहाल मुश्किल हो जाएगा। लेकिन ये फैसला जैसे ही होता है, पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकलता है या नहीं निकलता, इस हवाले से भी बिल्कुल अनकरीब पता लग जाएगा। तो अगर पाकिस्तान सच में चाहता है कि इन तमाम तर इशूज़ से निकले और उसके लिए इन्वेस्टमेंट के दरवाजे खुलें, तो उसके लिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान को दिल जमी के साथ इसके ऊपर काम करना होगा, ताकि पाकिस्तान आने वाले दिनों में अपनी मईशत को मज़ीद मजबूत कर सके और उस सफ़र का आगाज़ कर सके जिसकी पाकिस्तान ने बहुत अरसे से ख्वाहिश रखी और इरादा भी किया, लेकिन बहुत सारी वजूहात की बिना पर पाकिस्तान उसके ऊपर अमल दरामद नहीं कर पाया। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।